अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज लाहौर ने एक बहुत ही वाज़ेह पैगाम दे दिया है अरबाब इख्तियार को। वो अरबाब इख्तियार जो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ से जुड़े लोगों की आवाज़ों को, उनके हकूक़ को, उनके जज्बात को दबा लिया गया है या फिर दबा लिया जाएगा बज़ोर ताकत। आज लाहौर में इबाद फ़ारूक जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे, उनके बेटे की वफ़ात और उनके बेटे की नमाज जनाजा में जिस तरह से लाहौर के अवाम निकले हैं, शिरकत की है, लोगों ने बता दिया है कि वो आप जितना इमरान खान को जेलों में रख लें, आप जितना इमरान खान को पब्लिक आई से दूर रख लें, इमरान खान के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर तो लोग जो हैं वो खामोश बैठने वाले नहीं। इमरान खान के एक कारकुन जो 9 मई के वाक़े में जो इस वक्त पाबंद सलासल है इबाद फ़ारूक, वो उनके साथ जो भी होता है, कल जो भी उन्हें सज़ा मिलती है, उन्होंने गलत किया घेक और कमांडर हाउस के अंदर, उसकी उन्हें टाइम पे सज़ा मिलेगी। लेकिन आज उनके बेटे की जो है वफ़ात के ऊपर, उनके बेटे के जनाजे के ऊपर जिस तरह से लाहौर की आवाम निकले हैं, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स निकले हैं, इससे एक बड़ा वाज़ेह पैगाम मिल गया है कि वो खामोशी से बैठने वाले नहीं हैं। जो एक सोच प्रिवेल करती है कि इमरान खान को ना पेश किया जाए अदालतों के अंदर, कि वो पब्लिक आई से दूर हो जाए इमरान खान, उसका नाम अगर कहीं नहीं लिया जाएगा तो वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। वो अगर यूट्यूब पे लोगों से खिताब नहीं करेगा या फिर लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेगा, उसके इमेजेस लोगों तक नहीं पहुँचेंगे तो लोग उसे भूल जाएंगे। इमरान खान को भूलना तो दूर की बात है, इमरान खान के एक कारकुन, एक सपोर्टर, एक टिकट होल्डर के बेटे के जनाजे पे लोग जिस तरह से निकले हैं, उससे पैगाम बड़ा वाज़ेह चला गया है कि लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, किसी प्रेशर में किसी भी प्रेशर को खातिर में लाने वाले नहीं हैं। तो लाहौर के जनाजे ने आज ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया कि अंदर ही अंदर एक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। अगर ये फटता है तो फिर ये सारे मुल्क को अपने साथ बहा कर ले जाएगा, और ये मुल्क के अंदर सब कुछ को, अगर कोई ये सोचता है कि अवाम की ताकत कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो फिर वो मेरे ख्याल से बड़ी गलती पर है। इससे पहले भी हमने इस तरह की गलतियाँ देखी हैं तारीख़ के अंदर। मेरे ख्याल से अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है और अवाम की ताकत को मानना चाहिए, चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ताकत वहीं से ड्राइव करती हैं, हमारे इदारे भी ताकत अपने अवाम से ड्राइव करते हैं। तो अवाम की इस ताकत को मत अंडर एस्टिमेट करें। बाकी आज की 2-3 इंपॉर्टेंट खबरें, एक तो यह है जनाब के शेख रशीद की जो गिरफ़्तारी थी, उसके बाद अब खबर ये आ रही है, मैं आप तक खबर ये पहुंचा रहा हूं कि शेख रशीद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 और बड़े रहनुमाओं की गिरफ्तारियां होने वाली हैं। और ये गिरफ्तारियां ऐसे नहीं है कि छापे मार के इन बंदों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये गिरफ्तारियां ये लीडरान खुद देने का इरादा रखते हैं, जिनमें मुराद सईद किसी भी वक्त सामने आएंगे और गिरफ्तारी दे देंगे या गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। फिर रूपोशी से हमाद अजहर जो हैं वो अपनी रूपोशी ख़त्म करते हुए वो भी मंजर आम पर आने वाले हैं। मंजर आम पर आएंगे, फ़ौरन गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उमर अयूब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल बने असद उमर के बाद, वो भी अपनी रूपोशी को ख़त्म करने के बाद किसी भी वक्त मंजर आम पर आएंगे और गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 मज़ीद बड़े रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ जो हैं वो मुतवक्का है अगले हफ्ते के अंदर। और ये लोग जो इस वक्त गायब हैं, कहीं जो है फ़रार है, आगे पीछे कहीं हाइडिंग में गए हुए हैं, वो सामने आ जाएंगे और गिरफ्तार हो जाएंगे। जिस तरह से शेख रशीद पहले हाइडिंग में थे, वो सामने जो ही आए गिरफ्तार हो गए। और इनका अपना फैसला है कि अब वो गिरफ्तारियां देंगे, आके हालात को फेस करेंगे बजाय इधर उधर भागने के, दरबदरी के। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर आपके साथ डिस्कशन है, वो मेरा एनालिसिस है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर, ये एक ऐसा मामला है नाज़रीन जो कि एक आम आदमी के साथ इसका कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वर्किंग के बेंचेस किस तरह से बनेंगे, 184(3) के तहत अगर आज खुद नोटिस देना है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से लेना है या अपने से जो नीचे वाले 2, यानी कि जो 2 उनके बाद जो मातहत उनके जो जजेस हैं नंबर 2 और नंबर 3, उनके साथ मुशावरत करके चीफ जस्टिस से अपनी वर्किंग करनी है। इस चीज़ के ऊपर फैसला होना है। गवर्नमेंट ने तरमीम करके चीफ जस्टिस से ये अख्तियार लेके ये 3 सीनियर 3 जजेस को दे दिया था, और उस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये जो कानून साजी थी इस पर स्टे दे दिया था कि इस पर अमल दरामद को रोक दिया था। और काजी फाइज ईसा साहब ने आपके साथ सबसे पहले केस लगाया और फुल कोर्ट बना दिया।
और साथ ही साथ ना सिर्फ फुल कोर्ट बनाया बल्कि पूरे यानी कि इसकी लाइव कवरेज का भी उन्होंने एहतमाम कर दिया। खैर लाइव कवरेज करके तो वो फंस ही गए थे, वो कैसे फंसे थे मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि एक ऐसा गैर ज़रूरी मामला, एक ऐसा आवाम की अदम दिलचस्पी से जुड़ा मामला कि इसमें आवाम को दिलचस्पी नहीं है। आज आवाम को 2 वक्त की रोटी का मसला है, आवाम को बिजली के बिलों से मसला है, आवाम को महंगी होने वाली गैस से मसला है, आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मसला है, आवाम को नहीं मसला कि जो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस हैं वो अकेले चीफ जस्टिस साहब बनाते हैं या अपने साथ जो उनके बाद जो नंबर 2 और नंबर 3 उनके साथ मुशावरत करके वो बेंच बनाते हैं। तो ये एक आम आदमी का मसला नहीं है। तो खुदारा चीफ जस्टिस साहब ये ऑप्टिक्स से बाहर निकलिए और रियलिटी की दुनिया में अपना जो काम है उस काम को पूरी दिलजमी के साथ पूरे प्रोफेशनल अंदाज में उसे कीजिए। अच्छी बात है, चलें ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो ऑन-एयर आनी चाहिए, आवाम को पता लगना चाहिए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वर्किंग होती है, अहम केसेस के ऊपर आवाम बराह रास्त देख सकें। लेकिन मेरे ख्याल से ये मामला बड़ा गैर ज़रूरी था, इस पर पूरा दिन हमारे मीडिया ने भी गैर ज़रूरी तौर पर इसको इतनी मैराथन कवरेज दी। चलो एक नई बात थी, शुरू में थोड़ा सा दिखा देते, 3-4 मिनट की कार्रवाई बराह रास्त दिखा देते, लेकिन पूरे दिन की कार्रवाई को बराह रास्त दिखाना, क्या मीडिया के पास भी कोई और स्टोरी नहीं है? क्या पाकिस्तान के अंदर इश्यूज ख़त्म हो गए हैं कि वो एक सुप्रीम कोर्ट की गैर ज़रूरी टॉपिक के ऊपर होने वाली एक गैर ज़रूरी से मुराद मेरी एक आवाम के लिए अदम दिलचस्पी का एक मैटर था, उसको इतनी लंबी आज उसकी कवरेज दिखा दी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है नाज़रीन, जो मेरी राय है, जो मैंने उन्हें एनालाइज़ किया, मैंने असेस किया, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप इफ्तिखार चौधरी को भूल जाएंगे। मैं 1300 सीसी की कार के अंदर आऊँगा, ये यदि आप फैसला करते हैं तो आप खुद आएँ और चले जाएँ, आके बताना कि मैंने फ़ैसला किया, मैं बुलेट प्रूफ में नहीं आऊँगा, मैं 1300 सीसी कार के अंदर आऊँगा। फिर यहाँ पे जो लोग आते हैं सैलीन आते हैं उनको मेहमानों की तरह ट्रीट किया जाए मीडिया को बता के, फिर कवरेज करवाना आज के दिन की सारी समात की। मैं तो समझता हूँ कि ये ऑप्टिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे कि जो आने वाले दिनों में वो इफ्तिखार चौधरी वाला रूप भी जो है वो धार सकते हैं। आज भी जो उनकी समात के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के जो रिमार्क्स थे वो ज़्यादा ही वॉज प्लेइंग टू द गैलरीज और वो पब्लिक में पजीराई हासिल करने के लिए इस तरह के वो जो है रिमार्क्स दे रहे थे। 1-2 मरतबा गुस्सा भी हो गए, इस तरह की बातें करनी बड़ी आइडियल किस्म की। तो ये बेसिकली असल तो ये था कि वो मेरे ख्याल से समात बुला के फंस गए थे। और मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पे जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने थोड़ा सा ज़र्फ दिखाया है, थोड़ा नहीं बल्कि ठीक ठाक ज़र्फ दिखाया है। क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब की हिस्ट्री रही है पिछले 1-2 साल के दौरान के जब भी उम्र था बंदियार कोई बेंच बनाते थे या फुल कोर्ट के वाले से या कोई लार्जर बेंच के वाले से अगर शामिल किया भी होता था काजी फाइज ईसा साहब को, तो वो बेंच से उठ के चले जाते थे, कोई एतराज़ कोई ना कोई निकाल के, कोई ना कोई एतराज़ करके। इस तरह से भी फौजी दावतों के ऊपर आपको याद है कि उन्होंने जब बेंच बनाया तो काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो बहाना करके पतली गली पकड़ के निकल गए थे, उठ के चले गए थे बेंच में से। लेकिन आज जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब फारूक और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो उठ के गए नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरे दिन की समात जो है वो की, बल्कि न सिर्फ समात में वो शरीक रहे बल्कि बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन भी जस्टिस मुनीब ने पूछे। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने सबसे इंपॉर्टेंट जो बात की मेरी नज़र में, उन्होंने पूरी आज की कार्रवाई को ही उठा के मैं समझता हूँ कि एक अपने जुमले के अंदर बंद कर दिया। और उन्होंने बिल्कुल जो है लोग कहते हैं कि बड़ा आउट ऑफ द पार्क छक्का मारा मुनीब साहब ने, जस्टिस मुनीब ने। उन्होंने कहा कि भाई ये जो इदारे हैं हर इदारे के अपने रूल्स होते हैं, हर इदारा अपने अपने बनाए गए कवानीन के मुताबिक उसकी फंक्शनिंग होती है। पार्लियामेंट के रूल्स जो हैं वो पार्लियामेंट खुद अपने रूल्स बनाती है, उस पर फंक्शन करती है। कोई मिनिस्ट्रियाँ भी हैं चलती हैं, नैब जिस तरह चल रहा है, हर इदारा खुद अपने रूल्स बनाता है, एक ब्रॉडर उसको आउटलाइन दे दी जाती है, आइन के अंदर एक स्कीम मौजूद है, बाकी जो इंटरनल उसकी फंक्शनिंग कैसी होती है वो इदारे के अपने रूल्स होते हैं, अपने कवानीन होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कैसे चलना है, कैसे उनकी उसकी वर्किंग होनी है, इसके रूल्स जो हैं वो कोई दूसरा इदारा यानी पार्लियामेंट नहीं बना सकती। इसके रूल्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद ही बनाने का इख्तियार है, किसी को कोई इख्तियार आप डेलीगेट नहीं कर सकते। और पार्लियामेंट अगर कानून साजी आज एक मामले के ऊपर कर रही है, कल ये मामला कहीं रुकने वाला नहीं, फिर ये मामला आगे बढ़ता चला जाएगा और मजीद मामला के अंदर भी वहाँ से आपको इंटरफेरेंस नजर आएगी। किसी को अगर कोई चीफ जस्टिस पसंद नहीं है, किसी को कोई और मामला है, तो वो फिर बेंचेस की तश्कील के हवाले से फिर वो अपनी मर्जी करेगा। तो उनके बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स थे। फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट उठाया कि यहाँ से जब आप अपील में जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे, ये मामला पहले टेकअप होना चाहिए था हाई कोर्ट में, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में आता। अब सुप्रीम कोर्ट से ये मामला अगर फारिग होता है तो फिर ये कहाँ कि अब वापस हाई कोर्ट में जाएगा। तो इस तरह से मेरे ख्याल से जब लिखवा भी रहे थे ऑर्डर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है लंबे लंबे पॉजेज ले रहे थे और उनसे जुमले जो हैं वो बन नहीं पा रहे थे। मेरे ख्याल से उन्होंने एक अपने
एक उन्होंने अपना माइंड तो उनका सामने आ गया, उन्होंने कहा कि अमल दरामद तो इस पर फिलहाल फौरी तौर पर बहाल किया जाए कि जो बेंचेस हैं वो 3 रुकनी जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस की, जो कि चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस नंबर 1 नंबर 2 उसमें शामिल होंगे, जिनमें सीनियर प्यूनल जज नंबर 2 जज जो हैं उनके बाद वो उसमें शामिल होंगे। और उसमें जो सीनियरिटी के अतबार से अगर आप देखें तो सबसे इस वक्त सीनियर तो ज़ाहिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ हैं, उनके बाद सीनियर प्यूनल जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं। तो आज जो बेंचेस बने हैं उन तमाम बेंचेस की जो नई कॉन्स्टिट्यूशन हुई है कल के हवाले से तकरीबन हर बेंच को 15-15 केसेस दिए गए हैं। और जो बेंचेस बने भी हैं वो इन 3 जजेस की मुशावरत से बने हैं, चूँकि आज जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने ऑर्डर लिखवाते हुए कहा कि जो उमर अता बदियाल साहब ने अमल दरामद रोक दिया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर, उन्होंने कहा अमल दरामद तो जारी रहेगा, अब 3 अक्टूबर को दोबारा इसकी समाअत होगी, जब तक इस पर डिसाइड नहीं कर लेते तब तक इस पर जो स्टे था इस कानून के अंदर के ऊपर वो स्टे उन्होंने वापस कर दिया है। बाकी मियां नवाज शरीफ ने कारकुनान से खिताब किया है और कहा है कि मुल्क की जो तबाही की गई है, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, जिसमें ज़ाहिर है वो जनरल बाजवा का भी इशारा कर रहे हैं, जनरल फैज़ हमीद की तरफ इशारा कर रहे हैं, और चेयरमैन PTI और PTI के लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं उनके लिए कोई माफ़ी नहीं, हमने कोई इंतकाम नहीं लेना, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ जो किया उनसे हम हिसाब किताब लेंगे। तो मियाँ साहब के इस बयान से, जब वो पहले भी परवेज़ मुशर्रफ का जब एहतसाब करने निकले थे तो अपनी घमंड गवा बैठे थे, तो अभी PMLN शहबाज शरीफ साहब का जो कैंप है पर्टिकुलरली वो बड़ा परेशान है मियाँ साहब के बयान से। वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से इस्टेब्लिशमेंट के हाँ अपनी कबूलियत हासिल की है। मकबूलियत तो मैटर करती नहीं पाकिस्तान के अंदर, मकबूलियत अगर मैटर करती होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब की इंतखाबात जीत के अगली गवर्नमेंट बना चुकी होती। क्योंकि कबूलियत मैटर करती है तो वो कहते हैं हमने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कबूलियत वाला बनाया है। तो अब मियाँ साहब इस तरह के बयान दें कि फिर इंतकाम लेंगे, उन सारे लोगों से बदला लेंगे, यानी उन बंदों को जो है कटहरे में लाएंगे। उनमें ज़ाहिर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद जो कि फ़ौज से उनका ताल्लुक है, फ़ौज को रिप्रेजेंट करते थे वो, तो उनके खिलाफ जब आप जाएंगे तो फिर दोबारा के मामला हमारा बनता हुआ काम बिगड़ ना जाए। तो पीपल्स पार्टी पीछे लाइन में खड़ी है ऑप्शन 2 के तौर पर, तो इसलिए बड़ी फिक्रमंदी PMLN के रैंक्स के अंदर पाई जाती है। तो ये वहाँ टेंशन बनी हुई है कि मियाँ साहब को ये एक और खिताब करके मामला जो है बनती बनती बात बिगाड़ ना दें, तो ये फिक्रमंदी PMLN के अंदर पाई जा रही है। तो ये सारी हैपनिंग्स थी जो कि आप तक पहुँचानी थी। कल इंशाअल्लाह तो आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और मजीद बात करेंगे। फिलहाल तो बिजली चली गई है, मेरा UPS काम करना बंद कर गया है, मैं ज़रा उसको चेक कर लूँ, तो आपकी खिदमत में कल हाजिर होते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।